यूपीपीएससी द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का 8वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले जीएस के कुल 7 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो को देख लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज का, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे, भारत, फ्रांस, अमेरिका या फिर इजराइल ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विकल्प, भारत ने। हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो भारत ने। और हेलिना क्या है? तो एक एंटी टैंक ये गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हेलिना, गाइडेड मिसाइल। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारत के द्वारा विकसित किया गया है। ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे सुंदरबन, ये पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। भीतरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा में है, ये भी सही है। पीताम्बरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ये भी ठीक है। वेम्बनाड ये कर्नाटक में नहीं है, किस राज्य में है? केरल राज्य में है वेम्बनाड। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तीसरा सवाल देखते हैं, किस बंदरगाह को काफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो काफ़ी बंदरगाह के नाम से सेंटोस बंदरगाह को जाना जाता है। ये किस देश में है? तो ब्राज़ील में है। ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और फेजेंडा, ये सवाल भी पूछा जाता है यहाँ से। तो फेजेंडा ब्राज़ील में कहवा बागान को कहा जाता है। कहवा बागान को ब्राज़ील में क्या बोला जाता है? फेजेंडा बोला जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी बंदरगाह पूछा गया, सेंटोस सही होगा, बी ऑप्शन। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे है? तो हैदराबाद में स्थित है। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो कहाँ पे है आपका? देहरादून में, देहरादून में। और वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा तब भोपाल हो जाएगा। यदि प्रबंधन सब जुड़ गया तब कहाँ पे हो जाएगा? भोपाल। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कि देहरादून में है। आपसे पूछा गया राष्ट्रीय पोषण संस्थान, तो ये हैदराबाद में है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। पांचवा सवाल देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दी गई है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे आपको बताना है। तो रेनेटिंग जो है ये पनीर, ये सही है बिल्कुल। जैव प्रौद्योगिकी का प्लाज्मिड, ये भी ठीक है। गोल्डन चावल में विटामिन ए मिलता है, ये भी आपका सही है। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है, ये गलत है। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फियर, इसे समताप मंडल बोला जाता है। स्ट्रेटोस्फियर यानी कि इसे क्या बोला जाता है? समताप मंडल बोला जाता है। तो यह समताप मंडल में पाया जाता है, ना कि ट्रोपोस्फियर। यहाँ क्षोभ मंडल दिया गया है। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? तो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पे होती हैं? तो ये ट्रोपोस्फियर में होता है। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला सवाल देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है। पर पहला दिया गया पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तीसरा अरावली पर्वत श्रृंखला पर, चौथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर नहीं पाए जाते हैं, ना ही अरावली पर्वत श्रृंखला पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सही होगा दूसरा और चौथा ऑप्शन, यहाँ पे देखेंगे आप सी विकल्प सही हो जाएगा। केवल 2 और 4 यहाँ पे सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यही पाए जाते हैं। 7वां प्रश्न है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला ये वलित पर्वत का उदाहरण है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो किस पर्वत के उदाहरण है? तो वलित पर्वत, जिसे फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है।
तो इसके उदाहरण हैं डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है करेवा वैली स्थित है कहाँ पे? तो करेवा वैली ये आपका कश्मीर में स्थित है, ये विकल्प सही हो जाएगा। 9वां सवाल देखते हैं किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर जो चलाया गया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 में, पारित तो 8 अगस्त को हुआ था, लेकिन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 से। कहाँ से? बम्बई से। बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसी आंदोलन के तहत ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर जितने भी सक्रिय नेताओं थे उनको बंद किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन CF एंड्रूज। रॉलेट एक्ट कब आया? तो 1919 में यह आया और इसे जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किसने किया था? CF एंड्रूज ने संबोधित किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम ऑप्शन आप देखेंगे इसमें पारित हुआ था कब? तो 1980 में। ये विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यदि पूछा जाए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तब आपका 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ था? तो 1986 में ये पारित हुआ था। तो यहाँ पे आपका वन संरक्षण अधिनियम पूछा गया, 1980 में ये पारित हुआ था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों में जलवाष्प, मीथेन और ओजोन ये तीनों आएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इनमें से सभी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अब सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा है? तो जो सिगरेट का धुआं है इसमें मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO बोला जाता है और बेंजीन, ये दोनों ही होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, बी और सी दोनों। सिगरेट के धुएं में बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही पाए जाते हैं। अगला सवाल है गैसोहॉल मिश्रण है किसका? तो गैसोहॉल ये मिश्रण है, इसमें 90% पेट्रोल होता है और 10% एल्कोहल। तो यहाँ पे ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। यदि कि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग क्या होगा? परिवर्तित होता रहता है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अमीटर, तो अमीटर ये जो मापा जाता है वो विद्युत धारा, यहाँ पे ए का हो जाएगा तीसरा, तो ए का हो गया तीसरा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि सापेक्ष आर्द्रता, बी का होगा चौथा। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, सी का हो जाएगा पहला। और वाट जो है ये शक्ति, तो यहाँ पे डी का हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2 विकल्प आप देखेंगे तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, यानी कि सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता बोला जाता है राजा राममोहन राय को। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता या आधुनिक भारत का पिता इनको बोला जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी पूछा जाता है कि इनकी पुस्तक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये संबंधित है लॉन टेनिस से।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला सवाल है, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो पहला यहाँ पे जो कथन दिया गया है, इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 25 नहीं होती है, कितना होता है? 30 होता है। तो पहला तो गलत है। इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं, ये भी गलत है। जब इसमें 30 सदस्य होते हैं और इसमें 30 सदस्य किससे होते हैं? केवल और केवल लोकसभा से। इसमें राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं शामिल होता है। तो सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, तो दूसरा भी गलत है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल दिया गया 3 वर्ष का, ये गलत है। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है इनके सदस्यों का। और चौथा है, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। तो पूछा क्या है, उपयुक्त में से कौन सही है? तो केवल 4, डी ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, केवल 4 सही है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा, 30 सदस्य होते हैं। और 30 सदस्य कहाँ से होते हैं? तो ये लोकसभा से होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला सवाल है, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपालों की सम्मेलन का अध्यक्षता जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो भाग 5 पहला दिया गया है कि भाग 5 में क्या दिया गया है? तो भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है, ये क्या हो जाएगा? पहला। भाग 10 बी ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे भाग 10। तो भाग 10 किससे संबंधित है? तो ये अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है भाग 10। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा चौथा। भाग 15 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से संबंधित है भाग 15, सी का हो जाएगा दूसरा। और भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है भाग 20, डी का हो जाएगा तीसरा। 1 4 2 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 4 2 3 जो सही होगा तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहले का ए, फिर दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का बी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है क्या क्या? तो आयरलैंड का संविधान से जो भारतीय संविधान में लिया गया है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। तो उपर्युक्त सभी, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो इनमें आप देखेंगे अनुच्छेद 215 ये हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत का संविधान किस प्रकार का है? एकात्मक है, संघात्मक है, साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? 25वां सवाल है ये आपका। तो भारत का जो संविधान है ये साधारणतः एकात्मक है तथा ये विशेष स्थिति में संघात्मक हो जाता है। तो ये सी विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो अवशिष्ट अधिकार या अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो संघ की संसद के पास रहेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद देना पड़ता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पे ये पारित किया जा सकता है? तो ये लोकसभा में पारित किया जा सकता है, या राज्यों में देखा जाए तो विधानसभा में, राज्यों में विधानसभा में, और केंद्र में लोकसभा में ये पारित किया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। इसके तहत मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अगला सवाल है, लोक लेखा समिति। इसके पहले आप लोगों ने एक समिति देखा था आपका प्राक्कलन समिति, इसमें है आपका लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्य में सही कौन है ये आपको बताना है। तो लोक लेखा समिति में आपको बताना है इसमें सही क्या है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं?
तो 22 सदस्य होते हैं इसमें, और इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे राज्यसभा का 15 सदस्य यहाँ पे दिया गया, ये गलत है। इसमें लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। इस समिति के सदस्यों को प्रति वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, ये सही है बिल्कुल आपका। तो इसमें सत्य आपको बताना था, केवल 1 और 3 सही हैं, यानी कि ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे, केवल 1 और 3 यहाँ सही है। अगला सवाल देखते हैं, गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज्ड मार्केट जो संबंधित है ये सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? तो ये घोषित किया गया था 1994 में, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और डायामेंटिना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? तो डायामेंटिना खाई या गर्त पूछा गया है, किस महासागर में है? हिंद महासागर में है ये, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। और हिंद महासागर का सबसे गहरा खाई या गर्त पूछा जाए कौन सा है, वो है सुंडा गर्त, सुंडा गर्त, या इसे जावा भी बोलते हैं, सुंडा या जावा गर्त, ये हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई या गर्त है। और प्रशांत महासागर की जो सबसे गहरी खाई या गर्त है वो है मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त, ये प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई है। तो यहाँ पे डायामेंटिना गर्त पूछा गया है, हिंद महासागर सही होगा, बी ऑप्शन। अगला सवाल है, बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण ये उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है किसका? तो आग्नेय चट्टान जो है ग्रेनाइट का जो रूपांतरित रूप है वो नीस का, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और संगमरमर जो है ये चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर है। और स्लेट जो है सेल का रूपांतरित रूप है, सेल का। तो यहाँ पे आपका पूछा है ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे। हालांकि पहले अंतरिम सरकार का बहिष्कार मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था, बाद में लॉर्ड वेवेल के कहने पर 1946 में 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। कब शामिल हुए थे? तो 1946 में, किसके कहने पे? लॉर्ड वेवेल के कहने पे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? अनवार ए सुहाइली ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और महाभारत का फारसी अनुवाद पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रज्मनामा, रज्मनामा ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो महाभारत को फारसी में किसने अनुवाद किया था? बदायूनी ने, बदायूनी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने ये फारसी में अनुवाद किया था। यहाँ पे अनवार ए सुहाइली पूछा गया है, किसका फारसी अनुवाद है? तो पंचतंत्र का। अगला सवाल है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो प्रिंटिंग प्रेस का आगमन पुर्तगाल की देन मानी जाती है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, और जिसमें राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर ने मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में
जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आज़ाद। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे। उसमें उनके साथ सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय भी भाग लिए थे। मौलाना आज़ाद उसमें भाग नहीं लिए थे। तो 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में और तीसरा 1932 में हुआ था। तो कांग्रेस जो है एकमात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन के रूप में भाग लिया था, जिसके प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने वहाँ पे भाग लिया था। अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय जो दिया गया है वो रामानंद को दिया गया है। ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अंतिम सवाल देखते हैं, निम्न सूची से सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करें। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया गया प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति ये किसके शासनकाल में दिया गया हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था पहली बौद्ध संगीति। और कहाँ पे हुआ था? ये राजगृह में हुआ था। राजगृह में हुआ था पहला बौद्ध संगीति। तो ये का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो दूसरा जो बौद्ध संगीत हुआ था वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। और ये किस स्थान पे हुआ था? वैशाली में। ये स्थान पूछा है किस स्थान पे हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के शासनकाल में हुआ। और ये कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। ये पाटलिपुत्र में हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा दूसरा। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पे? तो कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो डी का हो जाएगा पहला। तो 4, 3, 2, 1 विकल्प आप देखेंगे इसमें कौन सा सही हो रहा है? 4, 3, 2, 1। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जीआईसी प्रवक्ता के लिए जीएस का 8वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं उन सभी वीडियो को तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।